Hello everyone. So this is part 10 of class 9 science chapter 1 matter in our surroundings. तो हम प्रीवियस वीडियो में एनसीईआरटी की क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, तब हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस देखते हैं पेज नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, एलमंड, थॉट, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। इन सब में से ये बताना है कि कौन कौन सी चीज़ मैटर है। हमें ये पता, हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। मैटर वो चीज़ होती है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसमें मास हो, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि मैटर जो है 3 स्टेट में एग्जिस्ट होता है, सॉलिड में या लिक्विड में या गैस में। तो हम उसके बेसिस पर मैटर को करेक्टराइज कर सकते हैं। जैसे कि चेयर है, चेयर में मास होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया मैटर, ये आती है सॉलिड की कैटेगरी में। एयर एक गैस है, तो ये मैटर हो गया। लव एक इमोशन है, मतलब ना तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है ना इसमें मास होता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। स्मेल भी एक एक्सप्रेशन है, एक हमारी फीलिंग है, ये भी नहीं। हेट भी नहीं हो सकता। एलमंड यानी कि बादाम, ये हो सकते हैं, इसमें मास भी होते हैं और स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। हमारे ये थॉट भी नहीं हो सकते। और कोल्ड भी नहीं हो सकता। कोल्ड ड्रिंक एक लिक्विड चीज़ होती है जो हम पी सकते हैं, तो ये लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में। स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो ये स्मेल ऑफ परफ्यूम यानी कि गैसेस हो गई, तो ये गैस में आ जाएगी, यानी कि चेयर एंड एलमंड आ जाएगा सॉलिड में, कोल्ड ड्रिंक लिक्विड में, और एयर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम आ जाएगी गैस में। तो वो चीज़ बता दी कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ मैटर है और कौन कौन सी इसकी क्लासिफिकेशन में आएगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द स्मेल ऑफ हॉट सीजिंग फूड रीच यू several meter away, but to get the smell for cold food you have to go close. हमें जो गरम खाना बनता है तो उसकी स्मेल तक तो दूर दूर तक जाती है, लेकिन अगर कोई ठंडा खाना फ्रिज में रखा है उसे हमने निकालेंगे तो उसकी स्मेल नहीं जाती है। जैसे आइसक्रीम है तो उसकी स्मेल नहीं फैलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि आंसर 2, solid diffuse at very slow rate, but if the temperature of solid is increased, then the rate of diffusion of a solid particle into air increases. This is due to an increase in kinetic energy of solid particles. Hence the smell of hot sizzling food reaches even at a distance, but the smell of a cold food we have to गो क्लोज। हमें पता है कि सॉलिड का जो डिफ्यूज़न होता है ना, डिफ्यूज़न जो रेट होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन अगर उसमें हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, यानी कि अगर उसे गर्म कर देना उस खाने को, तो उसका जो डिफ्यूज़न प्रोसेस होती है, जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। वो इसलिए होता है कि जब डिफ्यूज़न होती है तो उसमें मोशन ज़्यादा होने लगता है, तो मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी जब ज़्यादा बढ़ने लगती है तो डिफ्यूज़न प्रोसेस तेज़ होने लगता है। डिफ्यूज़न प्रोसेस तेज़ होने लगा तो जो सॉलिड की जो स्मेल होती है खाने की वो हमें दूर दूर तक पहुंचती है, लेकिन अगर हम उसकी ठंडे खाने की बात करें तो वो नहीं पहुंच पाती इतनी तेज़। अब क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं। A diver is able to cut through a water in a swimming pool. Which property of matter does this observation? यानी कि एक स्विमिंग पूल से एक डाइवर जो है वो वाटर से कट मार लेता है, तो इससे हमें क्या प्रॉपर्टी शो करती है? तो इससे हमें पता चलता है कि वाटर जो है एक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, यानी कि मैटर जो है इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर? जो मैटर है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसके पार्टिकल्स के? तो हमें पता है कि मैटर में पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है। दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हमें पता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कॉन्टीन्यूसली मूविंग रहते हैं और उनके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है। इसलिए ये सारे हो गए करेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, ठीक है। अब पेज नंबर 6 पर चलते हैं एनसीईआरटी के, तो उसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। इन्होंने डेंसिटी का फॉर्मूला दे दिया कि D इज इक्वल टू
मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब इनको अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी: एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। इन सबको हमें डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हमें पता है सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है वो होती है सॉलिड की, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा हो गई आयरन की। बिल्कुल आयरन एक बिल्कुल सॉलिड रिजिड वाला सब्सटेंसेस है। फिर आती है चॉक की, क्योंकि चॉक को हम तोड़ सकते हैं अपने मार मार कर, उसे ऐसे अपने हाथ से भी तोड़ सकते हैं, तो थोड़ी सी कम उसकी हो गई। हनी एक पेस्ट टाइप में मान लो वो होता है। फिर उसके बाद वाटर, फिर उसके बाद कॉटन। कॉटन एक सॉलिड होता है, लेकिन जो उसकी डेंसिटी होती है ना बहुत कम होती है। फिर जो चिमनी से जो धुआं निकल रहा है, फिर उसकी डेंसिटी सबसे कम डेंसिटी होती है एयर की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि टेबुलेट द डिफरेंस इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर के जो करेक्ट डिफरेंस है ना उनको टेबुलेट करना है, यानी कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है उन तीनों को हमें डिफरेंशिएट करना है, उनकी कंपैरिजन करनी है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर बी है कि ये जो सारे टर्म्स दे रखे हैं, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी, इन सब को हमें डिफाइन करना है, उनके ऊपर कमेंट करनी है कुछ ना कुछ। तो क्वेश्चन नंबर एक का बात करते हैं कि तीनों में डिफरेंस करना है। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट। सॉलिड क्या होती है, उनकी शेप जो होती है डेफिनेट होती है और उनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। लिक्विड की ना तो कोई शेप होती है, लेकिन उनकी जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। गैस की ना तो शेप होती है ना वॉल्यूम डेफिनेट होता है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 की जो सॉलिड होते हैं वो कंप्रेस नहीं हो सकते, यानी कि इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लिक्विड थोड़े से हद तक कंप्रेस हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा अच्छे कंप्रेस होते हैं गैस। ठीक। थर्ड, सॉलिड के बीच में जो स्पेस होता है बहुत कम होता है। लिक्विड के बीच में थोड़ा सा बढ़ जाता है सॉलिड के मुकाबले, और गैसेस में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है जिससे वो मूव कर पाते हैं। ठीक है, अब सॉलिड में जो पार्टिकल्स का अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनके बीच का स्पेस बहुत कम होता है, तो अट्रैक्शन भी ज़्यादा होने लगा। अब लिक्विड में थोड़ा कम स्पेस है तो अट्रैक्शन मीडियम हो गया, और गैसेस में बहुत ज़्यादा स्पेस है तो उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पॉइंट 5, पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो आसानी से चारों तरफ नहीं घूम सकते, फ्रीली मूव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें पता है सॉलिड के जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है बहुत कम होता है। जब स्पेस कम है तो हम मूव नहीं कर पाएंगे ज़्यादा दूर तक। सेम लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है तो थोड़ा सही से मूव कर सकते हैं। गैसेस में बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्पेस होता है तो बहुत आराम से वो सारी डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 5। अब इसका क्वेश्चन नंबर बी था कि रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी बाय फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी, इन सब टर्म को हमें डिफाइन करना था। तो सबसे पहले बात करते हैं रिजिडिटी की। रिजिडिटी एक टर्म है कि मतलब उसकी जो शेप होती है, जो रिजिडिटी एक सॉलिड के लिए टर्म यूज़ करते हैं, सॉलिड मटेरियल के लिए, कि सॉलिड जो होते हैं उनकी जो शेप होती है वो चेंज नहीं हो सकती, तो टू रेसिस्ट अ चेंज इन शेप, ये होता है रिजिडिटी। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब जो आसानी से कंप्रेस ना हो सके, यानी कि उनका जो वॉल्यूम है वो अगर हम फोर्स लगाए तो उनका वॉल्यूम कंप्रेस हो सके, आसानी से बहुत आराम से कंप्रेस हो सके, तो उसे बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, फ्लूइडिटी यानी कि कोई चीज़ फ्लो हो जाए, जैसे कि पानी को फैला दिया वो पूरे में फैल गया। बाय फिलिंग अ गैस कंटेनर, इसका मतलब होता है कि कोई भी अपनी शेप अटेंड कर रहा है, यानी कि अपनी शेप में आ रहा है। जैसे एक बलून को फिल कर रहे हैं, ठीक है, अब फुला रहे हैं तो वो अपनी शेप में आ गया बलून। ये अब होती है सेकंड शेप। क्या होती है? शेप का मतलब होता है जिसकी एक बाउंड्री हो डेफिनेट, जैसे कि एक टेबल की एक शेप है उसकी डेफिनेट बाउंड्री है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जिससे कि पार्टिकल मूव कर पाते, मोशन में होते हैं। डेंसिटी मैंने बताया था, मास पर यूनिट वॉल्यूम, m/v। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, अ गैस फिल कम्प्लीटली द वेसल
इन विच इट कीप्ड, जो गैस होती है वो पूरे वेसल को आसानी से कंप्लीटली फिल कर लेती है। ऐसा क्यों होता है? हम जैसे कि एक रूम है, रूम में पूरे में एयर भरी हुई है, तो ऐसा क्यों है कि वो पूरे को घेर लेती है अपने से। तो इसलिए होता है कि जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन कम होता है, तो उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, तो वो पूरे में मूव करते रहते हैं उनके जो पार्टिकल्स है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर बी, अ गैस एग्जस्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, जो गैस होती है उसके जो गैस की वजह से जो कंटेनर होता है उसकी वॉल की तरफ चारों तरफ प्रेशर लगता रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है उनके बीच में, तो वो हर डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, तो मूव करते रहते हैं ना, तो वो चारों तरफ से प्रेशर लगाते रहते हैं, स्पीड उनकी हाई रहती है, तो उसकी वजह से, स्पीड की वजह से वो प्रेशर लगता रहता है चारों तरफ उस कंटेनर के। क्वेश्चन नंबर सी, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड, एक वुडन टेबल है उसको हम सॉलिड क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वो एक रिजिड होते हैं, वो कंप्रेस नहीं हो सकते, इसलिए उसे हम सॉलिड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, वी कैन ईजिली मूव अवर हैंड इन एयर, हम अपना हाथ आसानी से हवा में हिला सकते हैं, जैसे कि अब हम रूम में हिलाने देखें तो हिल जाएगा। हम सेम ऐसा सॉलिड में क्यों नहीं कर सकते? एक वुडन की उसमें हाथ क्यों नहीं फिरा सकते? तो ऐसा क्यों होता है? पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि हमें पता है कि एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, तो आसानी से हम अपना हाथ घुमा सकते हैं। लेकिन अगर सॉलिड में देखें तो उनके स्पेस में ज़्यादा स्पेस होता है, अगर हम हाथ हिलाएंगे तो हमारे हाथ में ही लग जाएगी बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से ही कि स्पेस कम होता है, इसकी वजह से ही। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। लिक्विड जनरली हैव लो डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, हमें पता है कि जो लिक्विड होती है उनकी डेंसिटी कम होती है सॉलिड की कंपैरिजन में, लेकिन जो आइस होती है वो पानी में क्यों तैर जाती है? हमने देखा है कि जो आइस है, अगर हम आइस को वाटर में डाल दें, आप फ्रीज से आइस लो और उसे बाल्टी में डाल दो, तो वो ऊपर की सरफेस पर फ्लोट करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो, जबकि तो वो सॉलिड है, फिर भी वो इसलिए होता है क्योंकि जो आइस की जो डेंसिटी होती है ना वो बहुत कम होती है। वो इसलिए कम होती है कि जो आइस का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है। जब वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी भी कम हो गई, उसका जो आइस का जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है। जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हमें पता है डी का फॉर्मूला होता है D=mv। अब ये ज़्यादा है, ठीक है, तो ये क्या हो गई? कम हो गई। जब वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी उसकी कम हो जाती है। जब डेंसिटी कम, जिसकी डेंसिटी कम, वही चीज़ फ्लोट करने लगती है पानी में। तो इसका आंसर ये होगा डेंसिटी से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आगे की एक वीडियो आएगी, उसमें इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।